मुझे याद आता है कि उसमें वाइफ स्वैपिंग पे एक कहानी मैंने पढ़ी थी और बड़ा चौंक गया था कि हरिमोहन झा ने ऐसी कहानी लिखी थी। मतलब बहुत अलग तरह से लिखते थे, लेकिन मैं उनके बारे में आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। उन पर बात करने के लिए हमारे बीच जाने माने लेखक तारानंद वियोगी हैं। मैं तारानंद वियोगी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। कमलानंद झा जी हैं, मैं आदरणीय झा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, और रूपा झा जी को। ये सब लोग मैथिली और उसकी परंपरा के जाने माने लोग हैं, और आज खट्टर हरिमोहन झा और उनकी रचनात्मकता पर एक अच्छी बातचीत सुनने को मिली। तारानंद वियोगी जी और रूपा झा जी तारानंद वियोगी जी, हरिमोहन झा की पौत्री रूपा झा जी, अमोद जी और सभागार में उपस्थित साहित्य प्रेमी, सबसे पहले तो हम राजकमल प्रकाशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि बिहार की धरती पर बिहार के रचनाकारों को केंद्रीयता प्रदान करने की कोशिश की है और एक लंबा कार्यक्रम इन्होंने किया है। इसके लिए मैं अमोद जी को और पूरे राजकमल प्रकाशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जिस रचनाकार पर बात हो रही है, मैं आपको बताऊं कि विगत 30 वर्षों से मैं उस लेखक को जी रहा हूं, पढ़ रहा हूं, और आपको पूरे विश्वास के साथ कहूं कि मेरी चेतना की निर्मिति में हरिमोहन झा, जिन चंद कुछ 2-3 लेखकों का बड़ा योगदान है, उसमें हरिमोहन झा रहे हैं। बड़ा लेखक मैं उन्हें मानता हूं, लेखक बहुत होते हैं, जो व्यक्ति, जो लेखक सोच में तोड़फोड़ कर, जो आपके बेचैन कर, आज तक जो आप सोच समझ रहे हैं उसको हिलाए डुलाए, वो रचनाकार बड़ा होता है, और उसमें हरिमोहन झा एक है। अब पता नहीं वियोगी सर, मुझे लगता है कि यकीन करेंगे, मेरा मानना है कि मैथिली आलोचना ने हरिमोहन झा को समझने में भूल की। सबसे बड़ी भूल तो यह हुई कि उन्हें हास्य सम्राट कह दिया, जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि हास्य रचनाकार दोयम दर्जे का हो। वाल्मीकि, कालिदास से लेकर के भवभूति और शेक्सपियर तक देखें, ये सारे करुणा के रचनाकार हैं। और मैं आपको बताऊं कि हरिमोहन झा मूल रूप से करुणा के रचनाकार। बुच्ची दाई की पीड़ा को देख करके आचार्य जगन्नाथ, में सिद्धांत की बात नहीं करूंगा, आचार्य जगन्नाथ ने कहा है हास्य के बारे में कि वाणी और अभिनय से, चाल ढाल से जो हास्य उत्पन्न करे और व्यक्ति का मन खिल जाए, वही हास्य है। मुझे आश्चर्य लगता है कि जो उनकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं, जो उनकी कहानियां हैं, बुच्ची दाई की पीड़ा, कन्या जीवन की कन्या, 5 पत्र, इसको देख करके स्वस्थ व्यक्ति का मन तो खिल नहीं सकता। और हास्य है, मुझे लगता है कि वो हास्य उपादान है, उनके कहने की शैली, वो मूल नहीं, जिसको वियोगी जी ने लिखा भी है कि हास्य उनका बिल्कुल ऊपरी तल, जो वास्तविक तल है वो है संवेदनशीलता और करुणा। दूसरी बात मुझे लगता है कि सब जगह हिंदी जाति नवजागरण, मराठी नवजागरण, बांग्ला नवजागरण, हिंदी नवजागरण, हरिमोहन झा मैथिली नवजागरण के अग्रदूत रचनाकार है। मैं उस समय के नवजागरण की जितनी 1929 जितनी नवजागरण की चिंताएं सरोकार थे, जब शिक्षा की बात हो रही थी, उस समय हरिमोहन झा स्त्री शिक्षा की बात, और स्त्री शिक्षा की बात वैसे नहीं करते। मतलब मैं वो पंक्ति, मैं समय नहीं है, मैं पंक्ति नहीं, जो समर्पित किया है उन्होंने कन्यादान, जिसको कि जिन पुरुषों को, जिन भाइयों को, जिन पिताओं को अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं और बेटों के लिए 1000 रुपए खर्च करते हैं, ऐसे लोगों को मैं समर्पित करता हूँ। वो पंक्तियां आपको उस दौर के किसी भी नवजागरणवादियों की इतनी स्पष्टता के साथ आपको नहीं मिलेगी। तीसरी बात है कि विश्व दृष्टि, रचनाकार का, किसी भी रचनाकार का मूल्यांकन उसकी विश्व दृष्टि से होती है, और हरिमोहन झा की विश्व दृष्टि अद्भुत थी। 1943 में
सीमेन दी बुआ की किताब आती है द सेकंड सेक्स, फ्रेंच भाषा में पहले वो छपती है। श्रृंखला की कड़ियां भी उसी के आसपास में 40, 42, 43 के बीच में आती है, लेकिन उससे पहले हरिमोहन झा का द्विरागमन आता है, और जिस द्विरागमन में वो सारी स्थापनाएं हैं कथात्मक रूप में जो सीमेन दी बुआ ने कहा था। सीमेन दी बुआ की किताब निश्चित रूप से बड़ी है, सैद्धांतिक किताबें हैं, लेकिन मूल बात जो है, जैसे औरतें बनाई जाती हैं, मादा पैदा होती हैं, औरतें शरीर से कमजोर नहीं होती हैं, उसे कमजोर बनाया जाता है। आप इस तरह की पंक्तियां हैं, मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। यहाँ सीमेन दी बुआ, या जो ऑनलाइन जो सुन रहे हैं उनको सीमेन दी बुआ जरूर रूप से कुछ पढ़ा ही होगा, लेकिन हरिमोहन झा को नहीं पढ़ा होगा। मैं वो पंक्तियां आपको सुनाता हूं जो द्विरागमन में है। अब देखिए, उससे मिलाइए आप उनकी मूल स्थापनाओं से। जो स्त्री को अबला और आत्मरक्षा में असमर्थ मानते हैं, उन्हें लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई जैसी वीरांगनाओं का नाम नहीं भूलना चाहिए। समय को याद कीजिए, कब कह रहे हैं। आत्मरक्षा शक्ति और साहस से होती है, और वह जीवन संघर्ष में पड़ने पर आती है। यदि मर्दों को भी आजीवन एक घर के अंदर बंद कर दिया जाए और उसे चूल्हा फूंकना पड़ेगा, तो वह भी निस्तेज और शक्तिहीन होकर अन्य कार्यों के लिए अयोग्य हो जाएगा। आज भी हिंदुस्तान में कितने मर्द ऐसे मिल जाएंगे जो स्वतंत्र विचरण करने वाली ततारी स्त्री के हाथ से अपनी कलाई नहीं छुड़ा सकते। ये उस स्थापना की बात है कि आज भी लोग मानते हैं कि नहीं, स्त्री ठीक है, मानसिक रूप से तो ठीक होती है, शरीर रूप से कमजोर होती है। बुआ भी कह रही थी कि शरीर शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होती है, बनाई जाती है। नहीं तो किसी धावक, जो ऑल इंडिया का धावक है, उससे पटना का धावक लड़का तेज, लड़की अगर है ऑल इंडिया का, नहीं दे सकते। ये बात हरिमोहन झा 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में कह रहे थे। तीसरी बात, जो बड़ी बात है, वो है धार्मिक बाह्याडंबर, अंधविश्वास, पारिवारिक रहन सहन। इस चीज को जो खटर कथा यहाँ रखा हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने धर्म सत्ता और परिवार सत्ता की ऐसी, मतलब ऐसी की तैसी करके रखी। ये साहस हरिमोहन झा को उस समय था। और जब मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि उनके पिताजी के साथ क्या हुआ जब उस तरह का स्टेप उठा रहे थे, हरिमोहन झा के पिताजी को, इसके बावजूद हरिमोहन झा मतलब खटर कथा का तरंग इस दृष्टि से अब विकी भी बहुत विरल पुस्तक है, और उसमें उन्होंने जिस साहस का परिचय दिया है। अब देखिए, हिंदी के, उर्दू के और मैथिली के जो आरंभिक उपन्यास है, वो सभी उपन्यास स्त्री केंद्रित थे। जो प्रेमचंद का जो पहला उपन्यास है हिंदी में, वो सेवा सदन है, उसमें स्त्री वेदना। हादी रुस्वा का उमराव जान अदा, उर्दू का पहला उपन्यास, स्त्री वेदना का उपन्यास है। और हरिमोहन झा का 1917 में है सेवा सदन, 1929 में है कन्यादान। और कन्यादान स्त्री पीड़ा की महागाथा। तो भारतीय उपन्यास को जब मध्य वर्ग से जोड़ने की कोशिश की लोगों ने, तो नामवर जी, मैनेजर पांडे ने रोका, कहा कि देखिए, मध्य वर्ग ठीक है, लेकिन भारतीय संदर्भ में स्त्री जीवन और किसान जीवन, ये उपन्यास के उद्भव और विकास के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो समय कम है, फिर बातचीत होगी। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हरिमोहन झा को जो हास्य का चस्पा किया गया, वह कोई अज्ञानता में किया गया मामला नहीं था। ये कोई अबूझ बात नहीं थी। ये सायास मिथिलांचल का जो सांस्कृतिक, जो सामाजिक, जो संरचना और जो बनावट, उसमें कुछ मामलों में वो इस रूप में हस्तक्षेप कर रहे थे कि वहां जो वर्चस्व वाले लोग थे, उनको लगा कि अगर इनकी बात चलेगी तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए इनकी रचनाओं को हंसी मजाक में उड़ा दो। तो हंसी मजाक हल्के में नहीं लेना। और मैं नहीं जाऊंगा, इतिहास आप देख ले, मैथिली साहित्य का इतिहास,
जो दो बड़े इतिहास हैं, उन दोनों बड़े इतिहास में हरिमोहन झा के इन प्रवृत्तियों की जिसकी वो आलोचना कर रहे थे, उसकी घोर निंदा की है और कहा है कि नहीं, हरिमोहन झा का तो ढुनमुन काकी के चरित्र में मजा है और जो वो सामाजिक विषयों पर लिखते हैं उसमें बहुत कमजोर है। मतलब आश्चर्य है, जो उनका शिल्प था कि लोगों को पढ़ने में रुचि लगे, वो आलोचकों को प्रधान लगा, लेकिन जो स्त्री शिक्षा की बात कर रहे थे, बुच्ची दाई बनाने की प्रक्रिया पर बात कर रहे थे, वो उनको महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। तो इस दृष्टि से हरिमोहन झा बहुत ही, मैं उनको मैथिली का रचनाकार नहीं मानता हूं, वो आरंभिक भारतीय भाषा के नवजागरण के अग्रदूत लेखक थे। अभियोगी जी चूंकि यहाँ बैठे हुए हैं, हरिमोहन झा के विशेषज्ञ हैं, मैं उतना नहीं जानता हूँ, इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे। तो मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? शुक्रिया। मैं बिना किसी भूमिका के रूपा झा जी को आमंत्रित करता हूँ कि हरिमोहन झा जी। आप सभी को आदर सादर प्रणाम। एक है तो कमला मैम जी ने जो एक बड़ी अच्छी बात कही, वो बात हमेशा तभी छुपी ढकी रहती है कि हास्य के उसमें एक कैटेगरी में उनको चिपका कर, ज़बरदस्ती रख कर, कहीं उनके साथ अन्याय तो नहीं हम लोग करते हैं जानते बूझते, क्योंकि हास्य जो है अपने आप में देखा जाए तो छोटा तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन फिल्मों में भी देखिए आप हास्य अभिनेता को, जबकि वही हंसाते हैं, तो उनको जैसे विदूषक सा कह के थोड़ा सा दरकिनार कर दिया जाता है, ताकि जो स्टार है या अभिनेत्री है उनको ज़्यादा तवज्जो मिले। तो और एक और चीज़ हमने नोटिस की, तो इसलिए बहुत हद तक कमला जी ने जो कहा वो वजन रखती है वो बात, डेफिनेटली। और एक हमने हमेशा नोटिस किया कि जब भी राजकमल प्रकाशन की जो किताबों का मेला लगता है, उत्सव लगता है, चाहे वो गांधी मैदान में हो, दिल्ली में हो, पटना में हो, तो एक चीज़ हमने नोटिस की कि व्यंग की जो किताबें हैं वो हमेशा स्वास्थ्य की किताबों के साथ होती हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं। तो अभी अगर दादाजी होते तो कमलानंद जी की बात का जवाब देते मैथिली में कि देखिए व्यंग कितना ज़रूरी है, कि उसको स्वास्थ्य के साथ रखा गया है, कि स्वास्थ्य में विटामिन डी, ए, बी, सी, इन सब के साथ साथ व्यंग और हास्य का भी कितना होना, उपस्थित होना ज़रूरी है। और सच भी है ये, भले ये संयोग होगा जो होगा कि व्यंग को स्वास्थ्य के साथ हमेशा रखा गया, ठीक कह रहे हैं ना हम? हमने कई बार नोटिस किया और सबसे पहले दिमाग में यही बात आई कि स्वास्थ्य और व्यंग कहीं ना कहीं सच में मेल खाता है, क्योंकि व्यंग में थोड़ा हास्य है, चुटीलापन है, तो वो जो है वो आपकी नर्व्स को झकझोर रहा है, झंझोड़ रहा है, तो वो स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा ही है। तो ये बात हमें बड़ी मज़ेदार लगती है राजकमल के हर मेले में कि व्यंग हमेशा स्वास्थ्य के बगल में रहता है, किताब दर किताब। और दादाजी के लेखन पे बात करने के लिए तो आप लोग एक से एक विद्वान हैं यहाँ, हम तो हमारे लिए वो बस दादाजी थे। और अभी हम सड़क पे, बाजार में, शहरों में, दिल्ली में और सबसे तो ज़्यादा नॉन मैथिल लोगों में जब देखते हैं दादाजी के प्रति उत्साह और प्यार, तो हमको विश्वास नहीं होता है कि हम इसी घर के हैं क्या। एकदम लगता है जैसे हम किसी और सेलिब्रिटी की बात सुन रहे हैं। जैसे पटना में रहने वालों ने नोटिस किया होगा कि दीवारों पर वो मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग ये सब हो रही है। तो रानी घाट, जहाँ पे से दादाजी रिटायर हुए प्रोफेसर क्वार्टर से, वहाँ से हम गुजर रहे थे तो देखा एक महिला है, वो अपने सब कलाकारों को मैथिली में निर्देश दे रही हैं। तो हम देखते रहे, पूरा वीडियो बनाया, उसके बाद हमने मैथिली में उन महिला से कुछ कहा, तो वो एकदम, उनका तो ब्रश रुक गया और वो बात करने लगी हमसे और बोली कि हूँ मैथिल जी। तो हम कहिए हाँ, तो अपन परिचय दिया, बताया हमने। उनका जो रिएक्शन था, मतलब हम तो खैर वो डिजर्व नहीं करते, वो तो हमें जो मिला दादाजी की तरफ से प्रसाद मिला, वो उनके हाथ रुक गए और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था जो उन्होंने कहा अपने उद्गार कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि हरिमोहन झा के घर के किसी सदस्य को मैं
देख रही हूँ। हाथ पकड़ लिया उन्होंने हमारा, उनका ब्रश का सब रंग इधर उधर हमारे लग गया, उन्हें कुछ वो नहीं, और वो बोली कि सो मतलब हम तो धन्य हो गए। हमने कहा नहीं नहीं, धन्य तो आप हैं कि भाई आपको। और उसके बाद वो बुच्ची दाई ढुलमुल काकी एक एक पात्र उनको ऐसे रटा हुआ था जैसे घर के बच्चों के नाम। हमने उनका वीडियो बनाया हुआ है कि वो बोली कि एखनो मतलब अभी भी जब हम समस्तीपुर से पटना आते हैं तो रास्ते में आपका गांव पड़ता है तो हम अपन बच्चा सबके कही छी देखियो देखियो यह छै हुनकर गांव, हम डेरा नहीं चिन्ह छी पर यह छै हुनकर गांव, हरिमोहन झा के गांव। और फिर उसके बाद बाजितपुर से पटना तक दादाजी पर ही वो व्याख्यान देती आती हैं अपने बच्चों को। उनके बच्चे भी थे साथ में, वो लोग भी सब आर्टिस्ट हैं। वो लोग बोले कि क्या बेर हम सब ई नाम सुनने छी, बुच्ची दाई ढुलमुल काकी, एना बुझाइए जे जेना ई सब पटने में रहे छे। तो हमने कहा हाँ, आप ही सबके अंदर ये सारे पात्र हैं। उन महिला का जो उद्गार जो था वो इतना जेन्युइन और स्पॉन्टेनियस था कि किसी लेखक के लिए वो मिलना जब बहुत बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। स्टार्स को और नेताओं के पीछे तो लोग भागते ही हैं, लेकिन लेखक के मरने के इतने दिनों बाद भी कोई उनको याद रखे। और वो एकदम साधारण लोग, गांव की महिलाएं थी और पेंटिंग कर रही थी, मिडल आर्ट। तो वो देख के तो लगा कि इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है किसी लेखक के लिए। तो हम दादाजी की ऐसा पोती कुछ एक बातें आपके साथ शेयर करते हैं जो शायद अपने कहानियों में नहीं पढ़ी होंगी। दादाजी को वृत्तांत सुनने का बहुत शौक था। हम दिल्ली से आते तो पूरा ट्रेन का एक एक घटना वो जानना चाहते थे। तुम लोगों ने कहाँ खाया, क्या खाया, तो बहुत ध्यान से सुनते थे। और जो हमारी चिट्ठी सब भी पढ़ते थे तो हमेशा एक ही आशीर्वाद हमको देते थे, शिवानी बनो। अब शिवानी का शौ भी नहीं आया हमें, वो बात अलग है, लेकिन हमेशा यही आशीर्वाद देते थे, शिवानी बनो। और भूलने की आदत थी, लेखक भी थे साथ में, दार्शनिक भी, तो भूलते बहुत थे। तो एक बार क्या हुआ कि इसका दर्शन शास्त्र का ही कोई अधिवेशन था श्रीलंका में। कलकत्ता से ट्रेन बदलनी थी इनको, तो वेटिंग रूम में थे। तो उन्होंने कहा दादी जी से कि अब जल्दी से आप फ्रेश होके आइए, अगली ट्रेन पकड़नी है, लेकिन जल्दी आइएगा, बहुत लोग को नहाना है। उसके बाद गई दादी जी, थोड़ी देर बाद वो जाके एक महिला को डांटने लगे, कतेक अबेर कह दिलिए, यहाँ कतेक लोग सब छे, सबके न जाए छे बाथरूम। पता चला वो कोई और थी, पीछे से कोई अनिरुद्ध बाबू थे। वो बोले सुनियो झा जी, ई अहाँ पत्नी नहीं छे। किसी और को जाके वो डांट आए कि कितनी देर आपने नहाने में लगाई है। शायद जानते होंगे ये बात। तो मशहूर है। अच्छा, वो किसी और को जाके डांटा है। उसके बाद ये हुआ कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो उनकी वो स्थिति हो गई थी। एक बार किसी फंक्शन में गए और वहाँ पे दादी जी को ही जाके प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं और औपचारिक बातें कर रहे हैं। मतलब इतना उनकी वो हालत हो गई थी कि बाद में अपनी पत्नी को भी पहचानने से पहले थोड़ा डर जाते थे। तो हमें नहीं मालूम था ये सब मशहूर बातें आप लोग जानते हैं। तो वो दार्शनिक थे। बुआ को कई बार नहीं पहचानते थे, अपने भांजे भतीजों को अभी परिचय करवाया है और 15 मिनट बाद बोलते थे इके ठाड़ छे, कह दियो जायला, हमरा ले कोनो नौकरी तोकरी नहीं छे। उनको लगता था जो आए हैं नौकरी मांगने या किसी आका, तो कहना पड़ता था दादाजी अरुण भैया हैं, ये फूफा जी हैं, ये बुआ जी हैं। अच्छा अच्छा ठीक छे ठीक छे। ऐसी ही बहुत सी बातें हमें तो उनको दादाजी के तौर पे याद है। उस वक्त जानते ही नहीं थे कि हम लोग के पास क्या खजाना है। कोई विजुअल दिमाग में है कि वो मुसल्लपुर हाट से रिक्शे में आए हैं कॉलेज के बाद, और वो गन्ना ऊख वो अपना लिए हुए चले आ रहे हैं। तो कैमरे का जमाना था नहीं कि वो सब फोटो रखते, लेकिन सब दिमाग में है। और आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ वो सब शेयर करके, बातें करके। कहीं से तो सुन ही रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रूपा जी। आपने बहुत आत्मीय तरीके से अपने दादाजी को याद किया और हम सबके प्रिय लेखक हरिमोहन झा को याद किया। मुझे आप जब सुना रही थी कि मिथिला
की स्त्री ने आपके उनके बारे में सुनकर किस तरह से रिएक्ट किया था, मुझे उसको मैं दूसरे सांस्कृतिक संदर्भ में आपको समझाता हूँ कि मैं खट्टर काका के लेखक हरिमोहन झा के एक ऐसे प्रेमी को जानता हूँ जो मूलतः हरियाणवी है, हरियाणवी भाषा के लेखक हैं, हरियाणा पढ़ाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और उनका एक शगल है, वो हर नए आदमी को जो नहीं जानता है हरिमोहन झा को या हिंदी पढ़ने में रुचि जिसको दिलवाना चाहते हैं, उसको वो खट्टर काका भेंट करते हैं, कहते हैं कि इस किताब को पढ़ोगे तो हिंदी पढ़ने लगोगे। और जब कमलानंद जी जब कह रहे थे कि उनको हास्य सम्राट कहकर मैथिली साहित्य में खारिज करने की कोशिश की गई, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हिंदी मैथिली भाषा के बाहर उनको कहीं से भी कोई हीनतर लेखक, कमतर लेखक नहीं समझा जाता था। उनको हमेशा एक श्रेष्ठ व्यंग्य लेखक के रूप में समझा गया, और मैंने इसीलिए अपने उस दोस्त का हवाला दिया, और वो हमेशा उनको अपने हरियाणवी भाषा के जो सबसे बड़े जातीय लेखक कवि जो लक्ष्मी चंद जी हैं, जिनकी वाणियाँ बहुत मशहूर है वहाँ, जैसे मैथिली भाषा को हम लोग खट्टर हरिमोहन झा के नाम से जानते हैं, उसी तरह से हरियाणवी भाषा को लक्ष्मीचंद जी के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मीचंद जी से वो जोड़कर देखते थे और कहते थे कि लक्ष्मीचंद जी ने भी अपनी वाणियों में इसी तरह से समाज की कुरीतियों को दिखाने का काम किया था, और समाज के अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उस भाषा के माध्यम से अपनी बात कही थी। तो बहुत अच्छा लगा, और मैं बिना अधिक समय लिए आप लोगों का तारानंद योगी जी को आमंत्रित करता हूं, जिनको हम सब सुनने के लिए आतुर हैं। मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं कि अपने खानदान में 7वीं पास करने वाला मैं पहला बच्चा था, मैट्रिक पास करने वाला भी पहला था, और पीएचडी करने वाला भी पहला था, स्वाभाविक है। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि मेरे पिताजी खट्टर काका को जानते थे, और वो भोल बाबा को भी जानते थे। भोल बाबा को आमतौर पर हिंदी के पाठक इसलिए नहीं जानते हैं कि खट्टर काका तो हिंदी में अनुदित है, मगर भोल बाबा की बातें अनुदित नहीं है, वो उसके लिए आपको मैथिली पढ़नी पड़ेगी। वो भोल बाबा को भी जानते थे, सीसी मिश्रा को भी जानते थे। अब ये सब चीजें उन्होंने कैसे जानी जबकि वो निरक्षर थे? तो ये बड़ा आपको चकित होना पड़ेगा कि एक ऐसा लेखक जिसके बारे में जिसकी लिखी हुई की जानकारी रखने के लिए अक्षर ज्ञान तक की जरूरत न रह गई हो, उस हैसियत तक पहुंच चुके थे हरिमोहन झा। और हम लोग उस भाग्यशाली पीढ़ी में से आते हैं जिन्होंने हरिमोहन झा को अपनी आंखों से देखा है, उनसे बात की है। उसी तौर पर जिसका जिक्र रूपा ने किया, कुछ चीजें तो उनमें कलाकारी के तौर पर भी थी, और वो बचपन से ही थी। वो एक ऐसे महान पिता के पुत्र थे, सुयोग्य पुत्र थे, कि अब मैं कहता हूं कि मुझे याद आ रहा है, उन्होंने जीवन यात्रा किताब लिखी अंतिम समय में। उसके थोड़े ही दिन के बाद उनका देहांत हो गया, और उनके देहांत के बाद उस पर उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। मैथिली अकादमी ने वो किताब छापी हुई है। जीवन यात्रा में उन्होंने उसका जिक्र किया है कि 8 वर्ष की उम्र में जब ये थे तो पिता पुत्र की ट्यूनिंग कैसी थी, आप ये थोड़ा गौर करें। और वो जो इनके जो पिता थे जनार्दन झा जनसीदन, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के मित्र और क्या कहें सहकर्मी के थे तौर पर काम करते थे। दोनों के बीच में जो पत्राचार है वो पत्राचार छपा हुआ है, और मेरा ख्याल है कि 200 के करीब दोनों के पत्र हैं जो महावीर प्रसाद द्विवेदी और जनसीदन जी के बीच पत्राचार होते थे। और वो द्विवेदी जी गंभीर विषयों पर उनसे विचार विमर्श किया करते थे। तो खैर 8 वर्ष के थे हरिमोहन झा, तो इनके पिता ने कहा कि हरिमोहन खेलत फिरत क्यों न लगावत तेल। तो हरिमोहन ने जवाब दिया उस 8 वर्ष के बच्चे ने कि अभी खेल से मेल है, नहीं तेल से मेल। ये उन्होंने याद किया है अपनी जीवन यात्रा में, लिखा। तो पिता के साथ जो उनकी ट्यूनिंग थी उसका वर्णन करते हुए। तो मैं कह रहा था कि कुछ कलाकारियां तो उनके साथ थी बनी हुई। अब जैसे एक बार वो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे
और उनके बगल के विभाग के विभागाध्यक्ष पांडे जी, शायद राम खिलावन पांडे, ने उनसे पूछा कि झा जी, सो मजाक में पूछा, मतलब अपने जानते उन्होंने बहुत जबरदस्त मजाक किया कि झा जी और पाजी में कितना अंतर होता है, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता होगा, ये मतलब लगाया। और हरिमोहन झा ने तुरंत एकदम से, मतलब ये बुद्धि का प्रसाद उनको मिला हुआ था, तो उन्होंने तुरंत कलाकारी के साथ हाथ से नाप लिया, और दोनों के बीच में कुर्सी जो थी वो एक हाथ की कुर्सी थी, बस का एक हाथ का फर्क होता है। कहा कैसे? कहा मैं झा जी, आप पाजी। तो पाजी मतलब पा माने पांडे जी। तो ये एक बार उन्होंने ये कह दिया कि भाई सो दो झा एक साथ नहीं रह सकते। झा जो है, अब देखिए कि हरिमोहन झा एक ऐसे लेखक हैं कि व्यंग लिखते हैं मगर कहानी में, अब कहानी में व्यंग लिखने वाला लेखक भारतीय साहित्य में आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। अब मैं गंभीर बात कह रहा हूं, व्यंग जो हरिशंकर प्रसाई ने लिखा वो निबंध में लिखा। अब व्यंग, अच्छा, हरिमोहन झा की दूसरी आश्चर्यजनक चीज आप ये देखिए कि 21 साल की उम्र का जब वो नौजवान था, तब उसने जीवन में पहला उपन्यास लिखा, कन्यादान, जिसका जिक्र अभी कमलानंद जी कर रहे थे, जो 1929 की बात कर रहे थे। 1908 का उनका जन्म है, 21 साल के थे वो 1929 में। उपन्यास से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और एक के बाद एक 2 उपन्यास लिखे, और उपन्यास से यात्रा शुरू करके वो कहानियों पर आए, और कहानियों के बाद उन्होंने वार्ताएं लिखी। और खट्टर काका हम लोग जानते हैं, तो खट्टर काका उनका वार्ता साहित्य है। अब आपको ये जानकर और आश्चर्य लगेगा कि ये खट्टर काका जो किताब छपी ना मैथिली में, खट्टर काका तरंग, ये 1948 में छपी, और राजकमल से इसका जो पहला हिंदी संस्करण आया वो 1971 में आया। यानी कि 1948 से 1971 तक वो उनके साथ बने रहे, खट्टर काका के साथ। और उनके पिता, अब उन्होंने वो जो काम कर रहे थे वो प्रेमचंद और शरतचंद्र की परंपरा में नहीं आते थे, आप उनको नहीं ला सकते हैं। उनकी कहानियां आप देखेंगे तो प्रेमचंद और शरतचंद्र की परंपरा में वो नहीं आते हैं, जबकि स्त्री उनका मुख्य विषय है। वो बंकिम चंद्र और महात्मा फूले की परंपरा के। अब एक ब्राह्मण होकर ब्राह्मणवाद को विनष्ट कर देने का जो आक्रोश है, उस आक्रोश से भरा हुआ आदमी, तो उस चीज से उनकी रचनाशीलता पूरी भरी पूरी है। तो इस तरह से हरिमोहन झा की जो किताबें हैं, तो शुरू में उन्होंने 3 अलग अलग फेज में हम लोग हरिमोहन झा के पूरे साहित्य को समझ सकते हैं। एक तो शुरू में उन्होंने 2 उपन्यास लिखे, कन्यादान और द्विरागमन। द्विरागमन का जो समर्पण का पृष्ठ था वो कमलानंद जी अभी सुना रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत छोटी सी उम्र में कितनी विषय वस्तु की कितना गहरा अवबोध उनके भीतर में आ चुका था। उसके बाद प्रणम्य देवता उनकी किताब आती है 1945 में, और 48 में खट्टर काका आता है। ये मुख्य जो फेज है उनकी रचनाशीलता का। आप देखेंगे कि हास्यावतार के चौखट में जो उनको लोगों ने रखा, अब मैथिलों का एक विचित्र स्वभाव देख लें, वो पूरे मतलब संस्कार का स्वभाव है। हरिमोहन झा ऐसा क्यों हो सके? वो पूरे, जैसे हरिमोहन झा को मैथिल क्या समझते थे, इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। पहले आलोचना भी काव्य में लिखी जाती थी, आपको शायद पता हो। संस्कृत के जमाने में तो लिखी ही जाती थी वो श्लोक में, रीति काल में भी, और उसके बाद भी, और मैथिली में तो 20वीं शताब्दी के शुरू में भी।
और 1946 में नागार्जुन का पहला उपन्यास पारो छपा। तो पारो छपने के बाद उस पर 2 पंक्ति की समीक्षा छपी मिथिला मिहिर में। मिथिला मिहिर महाराज दरभंगा का मुखपत्र था, दरभंगा से छपता था। तो उसमें छपा कि स्वच्छंद प्रोफेसर पहिनई मैथिलीक दंतावली तोड़ देल आ संप्रति पारो कपारो फोड़ दे। मतलब अब तो पारो ने आकर जो वो स्वच्छंद प्रोफेसर, एक तो देखिए कि स्वच्छंद प्रोफेसर कहा, हरिमोहन झा के लिए शब्द का उसने प्रयोग किया, और उसने ये कहा कि वो तो कपार फोड़ दिया पारो ने आकर, यानी कि अब मैथिली की मृत्यु के तौर पर उसको याद किया लोगों ने, आलोचकों ने। पारो के प्रकाशन को मैथिली की मृत्यु के तौर पर ये किया गया। तो मतलब कि हास्य माने हंसी मजाक में उसको उड़ा देने वाली बात नहीं है, वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैथिल देखिए कहाँ थे कि वो जो अपने बेटी के जीवन में जहर घोल रहे हैं, जो निर्माण कर रहे हैं बुच्ची दाई का, वो बुच्ची दाई की शादी में वो साथ भी रहे हैं। मतलब वो बेटी की विदागरी के समय में जो चीजें उसके साथ की जाती है ना, तो आप देखेंगे कि मिथिला में बहुत दिन तक, पुराने लोग जो मिथिला से जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा कि बेटी के दुरागमन में जो चीजें सब जाती थी उसमें कन्यादान दुरागमन किताब भी होती थी। अब ये सांस्कृतिक परंपरा है मैथिलों की, उसमें वो माने कन्यादान और दुरागमन जिन्होंने उनके जीवन में जहर घोला है, बोया है, अब वो किताब भी उसको दे रहा है। तो ये जो विरोधाभास है ये मैथिल के जीवन का, यह हरिमोहन झा में क्यों नहीं था? तो ये देखना पड़ेगा। ये देखिए कि जिसको हम लोग मिथिला की संस्कृति कहते हैं या मैथिल संस्कृति कहते हैं, वो विदेह की संस्कृति है, जबकि हरिमोहन झा की जो संस्कृति थी वो विदेह और लिच्छवी, ये दोनों के संस्कृति का संयुक्त था। और ये चीज हम दूसरे जिस कवि में देखते हैं मैथिली में, वो नागार्जुन थे। नागार्जुन के नाना का साइट अब जैसे ही आप देखिए कि ये बाजितपुर वैशाली जिले में, और ये लोग रहने वाले जो थे आदि बासिंदा जो थे, ये लोग कहीं दरभंगा मधुबनी के थे। और ये कहते हैं, हरिमोहन झा ने लिखा भी अपनी आत्मकथा में कि इनके जो मतलब पुरखे थे, वो जो भी कोई पंडित थे, वो उस बाजितपुर होके गुजर रहे थे, वो कुंवर कहलाते थे वो लोग। तो बाजितपुर होके गुजर रहे थे और कोई श्राद्ध कर्म करवा रहा था कोई पंडित, और उनको वो नहीं सुना गया। उन्होंने टोक दिया कि भाई आप ये अशुद्ध क्यों करवा रहे हैं। तो जमींदार का था वो, तो जमींदार साहब ने इनको पूछा कि आप जो है इनको आप जरा सा करवा दीजिए, शुद्ध इसका जो ये करवा दीजिए, ताकि मतलब उनको मुक्ति मिले, मृतक को, हाँ मृतात्मा को। तो उन्होंने करवा दिया। अब करवा देने के बाद उनका अनुरोध हुआ कि नहीं आप जो है हमारे यहाँ रह जाइए। अब उन्होंने उनको जागीर दी और ये सारी चीजें दी, और इस प्रकार से इनके मतलब पूर्वज वहां पे रहे। तो इस प्रकार से लिच्छवियों की संस्कृति और विदेह की संस्कृति आप देखेंगे कि जहां भी मैथिलों में भावंश आप देखेंगे, भावंश उन्नति को मैथिली में कहते हैं, वो देखेंगे और कुछ संस्कार देखेंगे, और कुछ आपको लगेगा कि ये मतलब कुछ प्रगति की बातें हैं, कुछ नई बातें हैं, कुछ नई हवा का आवागमन हो रहा है। या फिर हम लोग जो हैं, आज की जो पीढ़ियां हैं, जो नई हवा के साथ, नई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का मानता रखती हैं, तो ये सब आज की जो मैथिल संस्कृति है वो लिच्छवी और विदेह दोनों की संस्कृतियों का संगम है। और इसके जो मतलब आरंभ जो इस चीज का हुआ था, तो वहां पे हम हरिमोहन झा को देखते हैं। हरिमोहन झा के साहित्य को कई दृष्टियों से देखा गया है, और बिल्कुल हास्य तो नहीं ही, वो नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भी उनकी समीक्षा की गई है और उनको माना गया है। उनको मतलब अब बाकी कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि हरिमोहन झा ने बंकिम चंद्र को याद करते हुए ये लिखा है। बंकिम चंद्र ने एक लेख लिखा था 1894 में,
और उसमें उन्होंने ये लिखा था, मैं आपको हरिमोहन झा का कोट किया हुआ बता रहा हूं कि जिस अर्थ में आज भारत गुलाम है, आज मैंने 1894 में, उस अर्थ में प्राचीन युग में भी भारत गुलाम था और ब्राह्मण प्राचीन युग के अंग्रेज थे। ये बंकिम चंद्र ने लिखा और हरिमोहन झा इसको कोट कर रहे हैं। तो चीजें कहां से देखी जाती हैं, जबकि आप देखिएगा कि पूरे हरिमोहन झा के साहित्य में आपको ब्राह्मणेतर वर्ग का कोई पात्र नहीं मिलेगा। वो केवल ब्राह्मण की दुर्दशा उसमें बताई गई है कि एक ब्राह्मणवाद ने खुद ब्राह्मणों की क्या दुर्गति कर दी है। इसको देखने के लिए आपको हरिमोहन झा का साहित्य देखना चाहिए कि वो खुद अपना घर में अपना घर कैसे चलाता है। तो इस तरह से हरिमोहन झा को पढ़ना तो एक नवजागरण का, और वो दूसरी चीज है कि, और ये भी कि बाहर से रहकर जो परिवर्तन, उनके साहित्य का कोई कलात्मक जो मूल्य है वो उनका अल्टीमेट कभी नहीं रहा, वो उद्देश्य उनका नहीं रहा। कला के लिए कला उनका उद्देश्य नहीं रहा। उनके पिता भी सामाजिक उद्देश्य के लिए लिखते थे। आपको आश्चर्य लगेगा कि 1862 की पैदाइश थी जमशीदन जी की, और 1951 में तो वो चले गए, और 1951 में जाने के पहले आपको आश्चर्य लगेगा कि ये खट्टर काका भी तब तक प्रकाशित हो चुका था। वो उनके पिताजी जीवित थे उस समय तक। तो उस जमाने तक तो जितनी सारी बातें हुई, तो वो सब कुछ हरिमोहन झा के साहित्य में आता है, और वो सामाजिक सुधार और सामाजिक अभ्युन्नति के घोषित उद्देश्य से साहित्य की रचना उनके पिता भी करते थे, और हरिमोहन झा के साहित्य में भी वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यद्यपि कि इतिहासकार जो मैथिली साहित्य के इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इस बात को तो बहुत खुले मन से स्वीकार किया है कि मैथिली कहानी जो कल तक बाल्यावस्था में थी, हरिमोहन झा के आने से पहले बाल्यावस्था में थी, और वाकई थी, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसको हरिमोहन झा ने प्रौढ़ बनाया। तो एक तो मतलब ये कला के रूप में, जबकि वो कला के नहीं थे। वो मैं आपको कह रहा हूं कि वो दोनों चीजें परस्पर विरोधी चीजें कैसे मिलती हैं, जबकि कला के लिए वो कला का काम नहीं कर रहे थे, मगर मैथिली कहानी को बाल्यावस्था से प्रौढ़ उन्होंने बनाया। एक, और दूसरा कि जो साहित्य का मकसद कुछ होना चाहिए, और उस मकसद से उस रचनाशीलता का सामर्थ्य जो कंप्लीट होता है। तो इस बात को कभी वो नहीं भूले। मुझे याद आता है कि जो मैंने अपने जीवन में पहली उनकी कहानी पढ़ी थी, वो था महाभारत का एक क्षेपक। ये वो 1979 में छपी थी, तब हम लोग पढ़ना लिखना शुरू कर रहे थे, और मेरी भी पहली रचना उसी समय छपी थी मिथिला मिहिर में, और मिथिला मिहिर में ही वो रचना छपी थी। और बाद में जाके पता चला कि वो हरिमोहन झा की इकलौती राजनीतिक रचना थी, राजनीतिक कहानी। और वो राजनीतिक कहानी थी जनता सरकार के ऊपर। जनता सरकार का शासन था, और जनता सरकार किस तरह से चल रही थी, उसमें उन्होंने महाभारत की कहानी पूरी उठा ली थी, और महाभारत से उन्होंने दिखाया था कि क्या क्या अभी वो दृश्य क्या क्या कहाँ पे चल रहा है। तो इस तरह से खट्टर काका का पढ़ना, वो समझिए कि जो गे जी की कविता है ना कि एक बूंद सहसा उछली, तो वो जो उनकी रचनाशीलता की जो एक बूंद उछली, वो खट्टर काका है। बाकी हरिमोहन झा को हमें पढ़ना चाहिए, और इसके लिए हजारों लोगों ने मैथिली सीखी हरिमोहन झा को पढ़ने के लिए, दूसरे भाषा के लोगों ने। और मैंने आपको शुरू में ही कहा था, अपने पिता का दृष्टांत देते हुए कहा था कि वो अक्षर की भी जरूरत नहीं रह गई थी हरिमोहन झा को पढ़ने के लिए, मैंने उनके बारे में जानने के लिए। गांव के लोग चर्चा करते थे, कि मतलब खट्टर काका ने एक बार क्या कहा,
तो वैसे ही चर्चा हरिमोहन झा के मतलब के भी बारे में करते थे, उस लेखक के बारे में भी। तो एक लेखक जीते जी एक लीजेंड बन गया था और अपनी जनता के लिए वो खुद भी चर्चा का पात्र था और उसके रचित पात्र जो थे वो चर्चा का विषय हुआ करते थे। तो एक ऐसे लेखक जिसने एक भाषा को खड़ा किया और उस भाषा पर आप गौर करें कि अगर हरिमोहन झा नहीं होते तो इस भाषा में नागार्जुन भी नहीं होते और तब फिर हम लोगों के होने का कहाँ सवाल था। तो एक भाषा को खड़ा करने का काम एक लेखक ने किया। तो ऐसे लेखक को हम लोग आज याद कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा और इसके लिए हम लोग राजकमल को और आप सभी मित्रों को जिन्होंने अवसर देकर मुझे सुना, मैं धन्यवाद देता हूँ। समय बहुत हो चुका है, लेकिन कमलानंद जी बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी रख सकते हैं। कथा पढ़ी है, वो सिर्फ कन्यादान का जो सीसी मिश्रा है वो उनकी आत्मकथात्मक उनका उपन्यास है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अब समझिए कि उस टाइम का पुरुष वो अपनी पत्नी को जब पटना लाते हैं तो उसको पूरा अपडेट बनाने के लिए वो मॉर्निंग वॉक में ले जाते हैं। उनके लिए वो आधुनिक पोशाक, व्यायाम करने वाला पोशाक होता है, वो खरीदते हैं। उनके लिए अंग्रेजी की आरंभिक किताबें खरीदते हैं। और आप देख लीजिए कि सीसी मिश्रा जो उस कन्यादान में बुच्ची दाई को अपडेट करने के लिए कोशिश करता है, वो सारी कोशिशें हरिमोहन झा ने की। और किस तरह से सीसी मिश्रा को हास्यास्पद बनाया गया आलोचकों ने। ये एक बात जो है, वो आदमी केवल उपन्यास नहीं लिख रहा था, वो आदमी मिथिलांचल की औरतों को एक शिक्षित अपडेट स्त्री ही नहीं बनाना चाह रहा था, बल्कि इसकी शुरुआत वो अपने घर से करना चाह रहा था। ये व्यक्तित्व था। और आज जिस स्त्री विमर्श की बात होती है, वो स्त्री विमर्श आप देख लें, विरागमन के विष बिजली का भाषण, तो आपको अद्भुत लगेगा। वो जो लंबा सा भाषण है, उसमें आज के स्त्री विमर्श के सारे तत्व आपको मिल जाएंगे। प्रभात जी खड़े हो गए हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और एक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी पत्नी को, सुभद्रा जी को, आपको पता होगा कि चेतना समिति जो है वो मैथिलों की पूरे दुनिया में केंद्रीय संस्था है और नागार्जुन ने इसकी स्थापना की थी 1954 में और 1957 में पहली बार नाटक हुआ था। और उसमें ये हुआ था कि भाई कोई महिला पात्र, महिला ही अगर महिला का पात्र करने के लिए मिल जाए तो अच्छा होगा। और हरिमोहन झा ने सुभद्रा जी को वो पार्ट दिलाया था और वो महिला अभिनेत्री थी मैथिली की 1957 में, वो पहली अभिनेत्री थी। अब रूपा जी कुछ करें। बस एक खबर आपके साथ शेयर करनी है। कन्यादान इंग्लिश में ट्रांसलेट की है, दिल्ली के एक प्रोफेसर है ललित झा, उन्होंने, और ये दिसंबर तक हार्पर कॉलिंस से आ जाएगी। हमारा शहर हमारे गौरव जो श्रृंखला राजकमल प्रकाशन समूह ने चलाई है, उसका क्या महत्व है ये मुझे आज समझ में आया कि इतनी अच्छी, इतनी सार्थक बातचीत कमलानंद जी और तारानंद वियोगी जी, और अंत में इतनी अच्छी सूचना कि जिस उपन्यास को मैं सोच रहा था हिंदी में पढ़ पाऊंगा, कम से कम अंग्रेजी में पढ़ लूंगा, इतना तो संतोष आज रूपा झा जी ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद तारानंद जी, कमलानंद जी और रूपा जी सबका, और राजकमल समूह का जिसने इतना अच्छा आयोजित किया।